नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग में देरी और टेक शेयरों ने बिगाड़ा अमेरिकी बाजार का मूव। नैस्डैक 1.5% से ज्यादा टूटा, डाउ आधा % फिसला। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। साइबर अटैक का खतरा यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा। रोजनेफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों में कामकाज रुका। WannaCry अटैक के बाद वायरस पेटिया से दिक्कत बढ़ी। मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट पर भी साइबर अटैक, मालवेयर के कारण शिपिंग कंपनी मर्क के टर्मिनल पर कामकाज ठप। आज फार्मा कंपनियों पर दिख सकता है दबाव। यूएसएफडीए की जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने की कोशिश, बिना पेटेंट वाले जेनरिक दवाओं की लिस्ट की जारी। आज से 30 जून तक खुलेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। प्राइस बैंड 355 से 358 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 560 करोड़। मेरे ख्याल में ये दो इंपॉर्टेंट बैंक्स पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, वो एक दो। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने दी बैंकों के निजीकरण की सलाह। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सिर्फ एक या दो ही हो सरकारी बैंक्स। और शेयर बाजार में भागीदारी बढ़ाने के लिए सेबी ने ओएफएस नियम किए आसान। अब कंपनी, स्टाफ और कर्मचारी भी ओएफएस में खरीद सकेंगे शेयर। और बुधवार की सुबह जून वायदा की एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन और भारतीय बाजार फिलहाल इनका मूड बिगड़ा हुआ आपको नजर आएगा। क्यों? एक तो करेक्शन लंबे अरसे से ओवरड्यू था, शायद हम वो आता हुआ देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स कंसोलिडेशन में और जीएसटी ट्रांजिशन को रिलेटेड नर्वसनेस कह लीजिए, इन सब के कारण भारतीय बाजार लगातार 5 सेशन से कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। और आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर। कल देर रात अमेरिका में भी बड़ा दबाव वाला सेशन था। 3/4 से 1.5% तक का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। तमाम वजह थी यूरोप के मार्केट्स और उसमें भी खासतौर पर यूरोजोन के मार्केट्स में भी 3/4% का दबाव था। तो ओवरनाइट क्यूज तो बेहद खराब है और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर एशिया आएगा। सुस्ती, कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज कामकाज में 1/4% के आसपास के दबाव के साथ शायद शुरुआत हो सकती है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजार एक रेंज में निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वो रेंज क्या है? 9450 से 9550 की। तो इस दायरे में क्या हम नीचे की तरफ खरीदे, ऊपर बेचे, रणनीति क्या हो, अनिल से समझेंगे और निफ्टी पे एक और कॉल लेंगे simibomik.com की सिमी बॉमिक से। लेकिन पहले आज इंपॉर्टेंट ग्लोबल संकेत हैं जिन्होंने आज शुरुआत में कुछ हद तक मूड बिगाड़ने का काम किया है। क्या वजह है अमेरिका में इतनी तगड़ी कमजोरी की? मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तगड़ा दबाव, क्या वजह रही? दो बड़ी वजह थी। एक पहली वजह यह थी कि जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं उसमें कल फिर से एक नेगेटिव खबर आ गई कि गूगल, जो उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा यूरोपियन रेगुलेटर की ओर से पेनल्टी लगाई गई। वो इसलिए लगाई गई कि उन्होंने यूरोपियन मार्केट्स में एकाधिकार बनाने की कोशिश करी और उसके तहत बहुत सारे जो फुटफॉल थे या उनको हिट्स कहें, वो अपने उन्होंने ले लिए और उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल कंपनीज थी उनको भारी नुकसान किया इन्होंने। तो उसकी वजह से वहाँ के रेगुलेटर ने पाया कि ये एंटी कंपटीशन का काम था और इसी वजह से उस पर एक बहुत बड़े राशि का करीब $2.5 बिलियन का पेनल्टी लगाई। तो उसकी वजह से मूड खराब हुआ। तो अल्फाबेट तो गिरा ही, साथ में दूसरे शेयर्स भी गिरे। दूसरा, हेल्थ केयर की जो मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से बात कर रहा था, उसमें 4 जुलाई से पहले ओबामा केयर को रिपील करना है, एक नया बिल लाना है, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि कंसेंसस अभी बन नहीं पा रहा। तो अब ये भी डाउट हो रहा है कि ये पास होगा कि नहीं होगा, और 4 जुलाई तक नहीं पास हुआ तो बिल गिर जाएगा। तो उसकी वजह से तमाम हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स में, कंपनीज में और लोगों में ये चिंता है कि अगर ये बिल इस बार गिरता, जो तीसरा प्रयास होगा, तो उससे जो दूसरे जो बहुत बड़े बड़े ऐलान किए थे ट्रंप ने टैक्स रिफॉर्म्स के, उस पे भी सवालिया निशान लगेंगे कि ये क्या पास करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो ये जो एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई, एक आशंका की स्थिति पैदा हुई, उसकी वजह से वहां के बाजार में कमजोरी देखने को मिली। और इन दो के साथ
क्रूड भी एक इसके साझीदार बना इस मार्केट को कमजोर करने में, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री के जो डेटा आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, उसकी वजह से वहां लगातार दिक्कत बनी हुई। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल किसी कॉर्नर से अच्छी खबर नहीं थी कल, इसलिए अमेरिकी बाजार गिरे और वही असर आप ग्लोबल मार्केट्स पे भी देख रहे हैं। तो बड़ी वजह जो थी, सीनेट ने जो हेल्थ केयर वोटिंग पर डिले है वहां पर, और अब पॉलिसी अनसर्टनिटी, अनिश्चितता का एनवायरमेंट बढ़ता हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स इसी के बाद आने हैं, तो सब टलता हुआ नजर आ रहा है, तो नर्वसनेस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी शेयर्स में प्रेशर है। और एक बात और ध्यान रखें, ईसीबी के जो प्रेसिडेंट मारियो द्रागी साहब के कल स्टेटमेंट से भी दिक्कत हुई। उनका कहना था कि जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है ईसीबी की, वो कंटिन्यू करना बेहद जरूरी है। अगर टाइटनिंग शुरू करी तो यूरोप एक बार फिर से रिसेशन में जाता हुआ नजर आएगा। वो दिखा रहा है कि अभी भी वो अर्थव्यवस्था, वो ज्योग्राफी किस हद तक डावाडोल है, किस हद तक दिक्कतें वहां पर नजर आ रही हैं। इसीलिए यूरोजोन के मार्केट्स भी कल दबाव में कामकाज कर रहे थे। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, लगातार प्रेशर बना हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस लाल निशान में, और इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये गिरावट बढ़ती हुई। शुक्रवार को आपको याद होगा आधे % सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव था, और कल आपकी स्क्रीन पर 2 तिहाई फीसदी का प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी फाइनली 63 पॉइंट झटक चुका था, 95.11 के लेवल्स पर हमने कल क्लोज करा। एक ही सेविंग ग्रेस है, कल दिन के लोज थे 94.73 के, यानी कि हम 9500 के नीचे स्लिप हो गए थे। वो तो लकीली आखिरी सेशन में लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आई, तो हम 9500 के एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल कह लीजिए, उसके ऊपर जाके कल हमने क्लोज दिखाया। बैंक्स, और बैंक्स में भी सरकारी बैंक्स, लगातार प्रेशर बना हुआ उस पॉकेट का, और आईटी में भी कल दबाव था, और टेक्नोलॉजी शेयर्स तो आपने देखा यूएस में वहां पे पिटाई वैसे ही देखने को मिली है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉकेट्स कल दबाव में थे। अच्छा, एफआईडीआईएस के आंकड़े, वो भी अभी भी छोटा ही नंबर है, 290 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईसी खरीद, डीआईएस की 150 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, तो दिखा रहा है कि वो वीक हैंड्स मूव आउट करते हुए बाजार से, शायद ट्रेडर्स बुक आउट करते हुए, और इसलिए मार्केट ब्रेथ भी कल खासी कमजोर थी। 1:4 का रेशियो, एक बढ़ने वाले के सामने 4 स्टॉक्स कमजोरी के साथ कल कामकाज कर रहे थे। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, जब ग्लोबल संकेत भी आज मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो मेरी जो वीकनेस थी, क्या उसमें ये एडेड वीकनेस होगी और आज कमजोरी और देखने को मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर, हर तरफ से संकेत तो खराब है। गुड मॉर्निंग आशीष। हाँ जी, ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, और कल भारतीय बाजार जिस तरह से अहम सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर नीचे गए हैं, सेंटीमेंट तो थोड़ा कमजोर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब ये सेंटीमेंट तभी सुधरेगा जब निफ्टी 9600 के पार निकलकर क्लोज होने की कोशिश करे, तब जाकर फिर से ये लगेगा कि करेक्शन पूरा करके बाजार कुछ मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, तो हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव आपको बाजार में बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि कल के डेटा उतने खराब नहीं है। एफआईएस और खासतौर से वायदा कारोबार में कैश मार्केट में उनकी खरीदारी होती हुई दिखे, तो उस लिहाज से थोड़ा निचले समय पर सपोर्ट आप मानकर चल सकते हैं। 9450, 9550 की छोटी निफ्टी की डे ट्रेडिंग रेंज दिखती है, और इस रेंज की शायद दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दिखे। तो अगर आज कमजोर शुरुआत हो तो 9450 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी का मौका लिया जा सकता है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 9500 और फिर 9550 ऊपर तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं अगर कमजोर शुरुआत हो तो। और अगर शुरुआत सुस्त हो तो उसके बाद इंतजार करें बाजार में किस तरफ का डायरेक्शन लेता है। 9550 के इसके ऊपर शॉर्ट बनाना सेफ रहेगा 9600 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,000 23,400 ये बैंक निफ्टी की रेंज नजर आ रही है। इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कल की तेज गिरावट के बाद आज बाजार थोड़े सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिशा की तलाश करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह का सेंटीमेंट थोड़ा सा कमजोर हुआ है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अनिल ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का, सेंटिमेंट्स तभी सुधरेंगे, सेंटिमेंट्स हालात बेहतर होंगे या लगेगा करेक्शन खत्म हो चुका है, जब हमारा निफ्टी 9600 के ऊपर जाके कामकाज करना शुरू करे। तब तक एक रेंज में, और इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करें, ट्रेंड के विपरीत जाएं। 9450 से 9550 की ये रेंज या दायरा है। बाजार पे एक और एक्सपर्ट SimiBhomik.com की सिमी भौमिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या करती है, क्या सजेस्ट कर रही है क्लाइंट्स को मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। निफ्टी में कल क्लोजिंग खराब ही रहा था, उसके बाद लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है, पर एक क्रिटिकल लेवल होगा मेरे लिए 9510 से 9490। निफ्टी हालांकि निचले स्तर पर लो बना के कहीं ना कहीं एकदम 9500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट को संभाला, क्लोजिंग 9500 के ऊपर ही हुआ था, इसलिए आज भी मैं उसी लेवल पर ही मैं
फोकस करूंगी। 9510, 9490 ये मेरे लिए आज का क्रिटिकल रेंज है। निफ्टी अगर इस क्रिटिकल रेंज के ऊपर मेंटेन करेगा तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है, पर उस रेंज के नीचे मेरा जो मैं अभी बाय कॉल देने जा रही हूँ वो मेरा कॉल नेगेटिव हो जाएगा अगर निफ्टी 9490 से नीचे जाके आधा घंटा मेंटेन करे। पर इस रेंज के ऊपर जाने के बाद हम लोग जो शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे उसका टारगेट 9555 से 9565 भी हो सकता है। तो मैंने बाय कॉल ही रखा है, एक मतलब कंडीशनल बाय कॉल है। 9510 से 9490 का रेंज अगर निफ्टी होल्ड कर पाएगा आधा घंटा इनिशियल ट्रेड में तो तब हम लोग लॉन्ग जाके खेलेंगे। 9555 से 9565 का एक माइनर रेजिस्टेंस है निफ्टी का, इसी के आसपास का मेरा टारगेट होगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। मतलब मैं लॉन्ग कॉल अभी भी दे रही हूँ। लॉन्ग कॉल अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है, लेवल्स को क्लोजली वॉच आउट करना होगा। सेमी स्पेसिफिकली कह रही है 9510 से 9490 ये रेंज बहुत क्रिटिकल है। ये रेंज अगर होल्ड करता है बाजार तब निफ्टी में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढे, अदरवाइज अगर नीचे स्लिप हो रहा है तो छोड़ दें। अनिल भी कह रहे थे दायरे में, दायरे को स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा, कन्विक्शन लेवल थोड़ा कम है इन लेवल्स के आसपास। अच्छा सिमी क्विकली बताएं एक्सपायरी के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर रही हैं कल आप मैम? देखिए मैं एक्सपायरी जो भी है 9500 से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट 9600 से 9650 के बीच में ही मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज ही शॉर्ट कवरिंग रैली आएगा ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसलिए मैं करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीप पर खरीदारी करना। अच्छा तो 9500 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी और इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज ने पोल करा है, वो पोल भी कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर आएगा। 9500 के ऊपर 55% पोल पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो ब्रोकर्स हैं वो मानते हैं 9500 के ऊपर एक्सपायरी होती हुई आपको कल नजर आएगी जून वायदा की। सिमी क्विकली आपके स्टॉक कॉल्स मैम? 2 बाय कॉल मैंने आज भी रखा है। एक तो बाटा में मुझे लगता है कि कल आखिरी सेशन में खरीदारी देखा गया था, तो 530 के आसपास का कल का क्लोजिंग था, उसी के आसपास बाय करेंगे। 523 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 538, 544 दोनों टारगेट है मेरा। मेरा सेकंड स्टॉक है HDI जिसमें मैं 84-85 के आसपास मैं खरीदारी देखती हूँ। जनरली ऐसा होता है, तो आज भी वो लेवल अगर होल्ड करता है तो HDI में मैं एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख रही हूँ। 8350 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मेरा टारगेट 88 से 89 का है। शॉर्ट कवरिंग में इतना तक टारगेट तो HDI दिखा सकता है। ओके निफ्टी में एक कंडीशनल बाय है सिमी का, और बाटा और HDIL दोनों में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढे। सिमी आपका धन्यवाद। और कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। मोनार्च नेटवर्क कैपिटल का मानना है गेल खरीदें, 350 का स्टॉप लगाएं 380 के लक्ष्य के लिए। बोनांजा पोर्टफोलियो का मानना है IDFC बैंक बेचें 54 और उसके बाद 53 तक के टारगेट्स के लिए। और मितेश ठक्कर.com का मानना है आज बर्जर पेंट्स बेचना चाहिए, 230 तक के टारगेट्स उनको नजर आते हैं। तो 5 में से 3 बाय और 2 सेल कॉल आती हुई। थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय, एक्सपर्ट से बातचीत करके भी ये लग रहा है। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ते हुए। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। क्या रडार पर? रडार पर है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुंबई में वर्ली में एक प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया बुल्स ब्लू, और उस प्रोजेक्ट में दरअसल INDFS के एक फंड ने 250 करोड़ रुपए निवेश किए थे। 10% हिस्सेदारी खरीदी थी उन्होंने एक कंपनी में जो कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की होल्डिंग कंपनी थी। अब आप देखिए उसमें जो 10% हिस्सेदारी है वो इन्होंने वापस खरीद ली, तो आप कह सकते हैं उस फंड को एग्जिट दिया है। 360 करोड़ रुपए के आसपास उनको मिला है। तो INDFS फंड की तो काफ़ी पैसे बने हैं, लेकिन आप कह सकते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि अब वो जो कंपनी थी जिसमें 10% हिस्सेदारी इन्होंने वापस खरीदी है इंडिया बुल्स इंफ्रास्टेट्स, वो इनकी अब 100% सब्सिडरी बन जाएगी। साथ ही नजर रखिएगा फेडरल बैंक पर। QIP के जरिए 2500 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा लिए हैं। माना जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशकों से इनको मिला है, और अब इस पैसे का इस्तेमाल ये लोन को ग्रो करने में करेंगे। 116 रुपए के भाव पर ये पैसा जुटाया गया है। 117 के आसपास बाजार मानकर चल रहा था, देखिए बाजार में कमजोरी भी आई है, तो 116 रुपए का भाव अच्छा माना जाएगा फेडरल बैंक के लिए। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज ल्यूपिन के लिए कुछ नेगेटिव खबरें हैं। US की एक कंपनी थी जिन्होंने
कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि ये जो डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जो कंपनी है वो आर्थराइटिस की एक दवा ना बना सके, उसका जेनरिक वर्जन ना बना सके, और वो जीत गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के लिए एक खराब खबर मानी जाएगी। माइंडट्री के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए कॉग्निजेंट टीसीएस के बाद अब माइंडट्री भी बोर्ड बैठक आज करने वाली है, जिसमें बायबैक के ऊपर विचार करेगा। अब देखना होगा कितना भाव पर बायबैक ये करते हैं, कितनी क्वांटिटी में बायबैक करते हैं, उसके ऊपर साफ तौर पर नजर रहेगी। लेकिन देखिए ये बायबैक का शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए कम और अपने भाव को मेंटेन करने के लिए ज्यादा है। और आपने देखा पहले भी कंपनियों ने इसी तरह का कदम उठाए हैं, क्योंकि ग्लोबली सेंटीमेंट आईटी कंपनियों के लिए बिगड़ा हुआ है। केशोराम इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। यहां पर एक नेगेटिव खबर आई है, जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने और शेयरों को गिरवी रखा है। और देखिए ये जो ग्रुप है बिरला ग्रुप, ये अपने तमाम कंपनियों के शेयरों में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है उसको गिरवी रखते जा रहे हैं। मंगलम टिम्बर, मंगलम सीमेंट, सेंचुरी एनका, सेंचुरी टेक्सटाइल, जयश्री टी। तो ये जो ग्रुप है वो गिरवी रख रहा है शेयर लगातार। जाहिर सी बात है इनको पैसे की जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, लेकिन बाजार इस तरह की खबरों को थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेता है। तो केशोराम इंडस्ट्रीज के शेयर में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है आज। ओके, तमाम स्टॉक्स, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स फोकस में रखें। खबरों की वजह से हरकत देखने को मिलेगी। फार्मास्यूटिकल के लिए खराब खबर, बाकी सब थम्स अप, यानी कि अच्छी खबरें स्टॉक्स के लिहाज से। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्राइमरी मार्केट फिर एक्टिव होते हुए, और आज से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ खुलने वाला है। माइंडट्री की बोर्ड बैठक है, जिसमें हेमंत भी मेंशन कर रहे थे बायबैक पर विचार होना है। बॉम्बे डाइंग, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स के आज नतीजे आने हैं, और इसके अलावा कई सारी एजीएम्स हैं आज। इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, आईओबी, कैनफिन होम्स, इन तमाम कंपनीज की। लेकिन फोकस प्राइमरी मार्केट्स पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज से खुल रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 355 से 358 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इश्यू का लॉट साइज 41 शेयरों का है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 563 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी की कुल 1912 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 36% से घटकर करीब 33% रह जाएगी। इस इश्यू में कंपनी के कुछ निवेशक जो पी इन्वेस्टर्स थे वो भी अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और आईपीओ के बाद उनकी हिस्सेदारी 47 से घटकर 32% रह जाएगी। इस इश्यू में निवेशक 30 जून यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार तक पैसे लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आपके तमाम ब्रोकरेज की रिकमेंडेशंस, ये तीन ही नहीं, जितनी भी ब्रोकरेज की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, इनफैक्ट सबका मानना है इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस कंपनी के बारे में डिटेल में आज जानिए 1:30 बजे नो योर कंपनी में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होगा, जानेंगे इस कंपनी के बारे में डिटेल में। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और कमोडिटीज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ आप जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या स्ट्रैटेजीज हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर एक कंटिन्यूस जो सेलिंग है वो बनी हुई है। हमें लगता है कि गोल्ड में भी आज गिरावट का माहौल रहेगा। करीबन हमें लगता है गोल्ड करीबन 28,600 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 28,800 पर, टारगेट नीचे करीबन 28,400 तक देखने को मिल सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड हमने कल ऊपर की तरफ आते हुए देखा था, बट सेलिंग दोबारा यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दी। सप्लाई साइड काफी स्ट्रांग है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अभी भी बिचवाली कर सकते हैं करीबन 2860 के आसपास। स्टॉप लॉस 2930 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 2780 तक देखने को मिल सकता है। अगर करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि करेंसी आज एक फ्लैट नोट पे रहेगी। हालांकि थोड़ा एप्रिसिएशन हमें लगता है कि इंडियन रुपीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल हमने डॉलर में कमजोरी आते हुए देखी थी। लगता है कि आज इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग होकर ट्रेड हो सकता है, तो इंडियन रुपीज में बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 64.30 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो रुपया मजबूत होगा आज। कच्चे तेल और सोने में बिकवाली करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। सर, आपका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज ब्रोकरेज के रडार पर क्या है मेरे सहयोगी सोनम मेहता आप जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं।
गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत एक्सिस बैंक के साथ करेंगे। सीएलएसए ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। एक्सिस बैंक पर लक्ष्य 570 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 16% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। सीएलएसए ने डिश टीवी पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 112 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 50% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है मारुति पर। लक्ष्य आया है 8,824 रुपए का। उन्होंने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। मौजूदा भाव से स्टॉक में लगभग 20% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। एचएसबीसी ने मदरसन सुमी पे अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। 480 से लक्ष्य को बढ़ाकर 500 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 6% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। और एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा के लिए नोमुरा की। उन्होंने लक्ष्य घटा दिया है। स्टॉक पर 2,554 से लक्ष्य को घटाकर 2,056 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 17% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे रखें। और भारतीय बाजार में जो वीकनेस है लाइकली है कि एटलीस्ट ट्रेडिंग के शुरुआत में तो कंटिन्यू होगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।